हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश को टीच करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं। एम्स हम बोलते हैं लक्ष्य को, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम बात करेंगे एम्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और क्या इनमें डिफरेंस होता है। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव प्राइमरी लेवल पर क्या होते हैं, सेकेंडरी लेवल पर क्या होते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर क्या होते हैं। इन सब को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद हम लोग एक ओवरव्यू लिखेंगे। एम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो एम्स होते हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट become very much effective and more systematic only when the teacher is fully aware of aims and values of teaching of that subject। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो टीचिंग है किसी भी सब्जेक्ट की, वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी, मोर सिस्टमेटिक हो जाएगी। कब होगी? ओनली व्हेन, जब एक टीचर को जो है फुली अवेयर होगा, टीचर जागरूक होगा एम्स और वैल्यू ऑफ दैट सब्जेक्ट। यानी कि टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, यदि टीचर को उस सब्जेक्ट के एम्स, वैल्यूज़, इन सब का ज्ञान होगा, तभी वो अपने सब्जेक्ट को इफ़ेक्टिव तरीके से टीच कर सकता है। इसके बाद देखिए, विदाउट द स्टडी ऑफ दीज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ए टीचर इज लाइक ए पैसेंजर हु डज नॉट नाउन वेयर ही वांट टू गो। यदि टीचर के सामने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, या टीचर को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का नहीं पता है, तो टीचर एक ऐसे यात्री की तरह होगा जिसको ये ही नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर ए टीचर, तो टीचर के लिए ज़रूरी हो जाता है टू फिक्स अप हिज डेस्टिनेशन बिफोर ही एक्चुअली स्टार्ट हिज टीचिंग। तो एक टीचर को अपनी टीचिंग शुरू करने से पहले अपनी डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक जाना है या बच्चों को इतना टीच कराना है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड येल्ट, it is necessary that the Indian people should not only understand English but also that he should himself be able to speak and write। तो थॉमसन और यिल्ट ने क्या कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंडियन पीपल हैं वे मतलब उसको अंडरस्टैंड करें इंग्लिश को, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। उनको क्या है, इंग्लिश बोलनी और लिखनी आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके बाद आगे है, पामर ने क्या कहा इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू पामर, टू एम एट लिटरेचर इज़ टू मिस द वे टू लैंग्वेज। यदि देखिए साहित्य की तरफ एम होगा ना किसी का या टीचर का, तो ये लगा लो एक तरह से रास्ता खोना या अपने रास्ते से भटकना हम उसको कहेंगे। और यदि लैंग्वेज एम होगा तो इट इज़ टू पेव द वे ऑफ लिटरेचर। पेव का मतलब होता है आसान बनाना। तो भाषा यदि साहित्य का उद्देश्य होगा ना, यदि भाषा उद्देश्य होगा तो साहित्य का जो रास्ता है वो आसान बन जाता है। मतलब भाषा को सीखने के बाद हम लोग साहित्य को ईजिली सीख सकते हैं या उसको समझ सकते हैं।
अब इसके बाद है नॉलेज ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव विल। अब एक टीचर को यदि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का पता होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा है हेल्प द स्टूडेंट टू इंजॉय द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग ऑफ इंग्लिश। तो बच्चों की जो है टीचर हेल्प करेगा ताकि बच्चे इंग्लिश की जो लर्निंग है उसको इंजॉय कर सकें। इसके बाद हेल्प देम टू लिसन एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश स्पोकन बाय टीचर। अब टीचर बच्चों की हेल्प करेगा ताकि बच्चे इंग्लिश को सुन सके, समझ सके, जो भी टीचर ने इंग्लिश बोली है उसको बच्चे समझ सके। हेल्प देम टू स्पीक इंग्लिश विद द टीचर एंड विद देयर क्लासमेट। मतलब बच्चों की मदद करना ताकि बच्चे अपने जो उसके क्लासमेट है या टीचर हैं उनसे बातचीत कर सके। गिव देम ट्रेनिंग इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। रीडिंग की ट्रेनिंग देना, इंग्लिश को समझने की जो है ट्रेनिंग देना ताकि बच्चे इंग्लिश को समझ सके। हेल्प देम टू राइट इंग्लिश। बच्चों की हेल्प करना ताकि वे इंग्लिश को राइट कर सके। इसके बाद है डेवलप करना स्टडी स्किल स्टूडेंट के अंदर। फिर है हेल्प देम टू रीड, अंडरस्टैंड एंड एंजॉय शॉर्ट पोएम इन इंग्लिश। अब बच्चों की इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड होगी तो बच्चे जो है इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जो पोएम है उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद है हेल्प देम टू लर्न द एलिमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज के जो एलिमेंट हैं उनको बच्चे समझ सके, लर्न कर सके, जैसे साउंड है, वर्ड है, फ्रेजेज है और देयर स्पेलिंग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एटसेट्रा। इन सबको बच्चे लर्न कर सके, सीख सके। अब हम बात करते हैं एम्स क्या होते हैं। एम्स देखिए, एम्स जो है एक ब्रॉड टर्म होती है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एम्स के अंदर ही होते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये एक बच्चा है, इसको जो है ये आप मान लो कि ये स्टेयर है, सीढ़ी है ये, तो इस बच्चे को यहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक, तो ये हम बोलेंगे इसका एम है। एम बड़ा होता है, यहाँ से यहाँ तक एम है। और इस एम तक पहुँचने के लिए बच्चा जो ये जो स्टेप चलेगा, ये जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये जो छोटे छोटे स्टेप हैं ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, एम को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो एम को जब भी हम एम को अचीव करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अब मान लो मैं मान लो जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे मेरा एम है कि मुझे एक दिन में एक बुक जो है वो कंप्लीट पढ़नी है। तो वो पूरा बुक को पढ़ना जो है, वो पूरी बुक को पढ़ना वो मेरा एम है। और यदि उस बुक के अंदर जैसे 4 यूनिट हैं या ये मान लो आप 10 चैप्टर हैं, तो एक एक चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा या एक एक चैप्टर में करके पढ़ूंगा, तो वो जो एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है वो मेरे ऑब्जेक्टिव है। या 4 यूनिट है तो वहाँ पर मैं पहली यूनिट करूँगा तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, फिर दूसरी यूनिट ऑब्जेक्टिव होगा, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव की हेल्प से मैं पूरी बुक को रीड कर दूंगा। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वे छोटे होते हैं और जो एम होता है वो बड़ा होता है, ये आपको समझना है। तो अब देखते हैं एम क्या होता है। एन एम मीन्स फोरसाइट इन एडवांस एट द एंड ऑफ पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी। इसमें क्या करते हैं, हम एडवांस में सोचते हैं हम लोग, या एडवांस में देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। लास्ट में यदि हमें कहीं पर जाना है तो उसकी रिगार्डिंग हम यूज़ करते हैं। जो एम होता है इसका मतलब होता है फोरसाइट, मतलब आगे देखना, भविष्य में देखना। जैसे एडवांस में एंड कहाँ पे, एट द एंड ऑफ पॉसिबल टर्मिनेशन, जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक, ऑफ द एक्टिविटी। अब डीवी साहब ने क्या कहा है कि एन एम इम्प्लाइज एन ऑर्डर्ड एक्टिविटी। तो जो एम होता है उसके अंदर क्या होता है,
एक क्रमबद्ध गतिविधि होती है, एक ऑर्डरली जो है वो एक्टिविटी होती है। अब बात करते हैं इसका एम्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है। एम्स जो है वो डायरेक्शन देते हैं किसी भी प्रोसेस को, और ये हमें मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं इवेलुएटिंग पावर ऑफ एजुकेशन, और हेल्पफुल है स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन में, हेल्प करते हैं अचीविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल को अचीव करने में। एम जो है हेल्प करते हैं अवॉइडिंग वेस्टेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन की फील्ड में जो भी वेस्टेज है उसको हटाने में जो है वो हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द मीन टू अचीव द एम, तो एम को अचीव करने के जो माध्यम है वो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के जरिए ही हम लोग एम को अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द स्टेप टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ एम, तो एम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू BS ब्लूम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव आर डिजायर गोल्स और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम, तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो डिजायर गोल होते हैं या आउटकम होते हैं, एट विच इंस्ट्रक्शन जो है वो एम होती है। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव, तो एक अच्छा उद्देश्य जो होगा उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या उसके गुण होंगे। तो जो अच्छा ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक और प्रिसाइज होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट होता है, और प्रिसाइज का मतलब होता है सही होना चाहिए वो। और शुड बी अटेनेबल का मतलब है ऐसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव जिसको अटेन किया जा सके, जिसको प्राप्त किया जा सके। और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के ऊपर बेस होना चाहिए। और लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपिल, मतलब ऐसा होना चाहिए जो जो बच्चे हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उसको आगे लेकर जाए, मतलब उनका विकास करे। दे शुड बी हेल्पफुल इन एक्वायरिंग डेमोक्रेटिक एम, डेमोक्रेटिक एम को अचीव करने में जो है वो मदद करने वाला होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। दे शुड लीड द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर फॉर बेटर, मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो स्टूडेंट का बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर सके, अच्छी तरह से उसको मॉडिफाई कर सके। और इट शुड बी इन टर्म ऑफ चांस एक्सपेक्टेड इन प्यूपिल एंड नॉट एज ड्यूटी ऑफ टीचर, मतलब कि चेंज ऑफ, मतलब बच्चों की जो एक्सपेक्टेड है, जो उनकी आशाएं है ना, उनकी टर्म में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई टीचर की ही ड्यूटी है, मतलब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने की। इसके बाद हम बात करेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। तो एम्स जो होते हैं वो जनरल एंड ब्रॉड पर्पज होता है इसका, एजुकेशन का, एम्स का। और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं स्पेसिफिक पर्पज होता है करिकुलम का। एम्स जो होते हैं ये कवर करते हैं ब्रॉडर एरिया, एक वाइड एरिया होता है इसके अंदर एजुकेशन का, ब्रॉडर एरिया ये कवर करते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्टिव है वो लिमिटेड एरिया होता है कंटेंट मैटर का। एम्स जनरल होते हैं नेचर में, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर होते हैं। एम्स के अंदर क्या होता है, एजुकेशनल प्लानिंग होती है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग प्लानिंग होती है। फिर है जो एम्स है वो डिफ़िकल्ट होते हैं, मेजर नहीं कर सकते हम लोग एम को, पर जो ऑब्जेक्टिव है उनको आसानी से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। एम जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है, पर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इमीडिएट वैल्यू होती है। एम को अचीव करने की देखिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, पर ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, अचीव करने के लिए टाइम लिमिट होती है।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे द डिफरेंट एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश कैन बी रिटन। देखिए इनको दो फॉर्म में हम लोग रिटर्न कर सकते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव को। एक फॉर्म है रिसेप्टिव, एक है एक्सप्रेशन। रिसेप्टिव वो होती है जहाँ पे हम लोग कुछ ग्रहण करते हैं, तो इसके अंदर आ जाएंगी जैसे लिसनिंग है और साइलेंट रीडिंग, जहाँ पर हम लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ अपने अंदर हम इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। एक्सप्रेसिव में क्या होता है, हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जैसे लिखकर और बोलकर। तो रिसेप्टिव के अंदर आएगी जैसे लिसनिंग। इन द लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज लिसनिंग इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले जब भी लैंग्वेज सीखी जाती है तो उसका सीक्वेंस LSRW होता है। सबसे पहले कोई बच्चा सुनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, ये एक सीक्वेंस होता है। व्हेन द चाइल्ड लर्न मदर टंग लिसनिंग स्किल कम फर्स्ट। सबसे पहले बच्चा सुनता है। इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज द स्टूडेंट शुड बी गिवन ए लॉट ऑफ लिसनिंग प्रैक्टिस। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चा सीखेगा तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लिसनिंग की प्रैक्टिस उसको कराई जानी चाहिए। फॉर दिस इसके लिए रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है या कोई प्लेयर है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। द लर्नर आर हेल्प्ड टू रिकॉग्नाइज द साउंड करेक्टली, मतलब बच्चे की या लर्नर की हेल्प करनी है ताकि वो सही से उसको सुन सके। इफ़ समबॉडी टॉक इन इंग्लिश द लर्नर ऑफ लैंग्वेज मस्ट बी एबल टू लिसन टू हिम करेक्टली। यदि कोई बोल रहा है तो लर्नर ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो बात है उसको सही से समझ सके। द स्पीकर में बी नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज और एनीवन एल्स। जो स्पीकर है वो नेटिव भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर रिसेप्शन के अंदर आ जाएगी या रिसेप्टिव के अंदर साइलेंट रीडिंग फॉर कंप्रिहेंशन। अब हम लोग कुछ समझने के लिए साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, मतलब मन ही मन में पढ़ रहे हैं। रिसेप्शन इंक्लूड साइलेंट रीडिंग ऑफ द लैंग्वेज विद फुली अंडरस्टैंडिंग। द लर्नर ऑफ द लैंग्वेज शुड बी एबल टू रीड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट लैंग्वेज साइलेंटली। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि जो रिसेप्शन है वो इंक्लूड होती है साइलेंट रीडिंग ऑफ द लैंग्वेज विद फुली अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसके अंदर क्या है, बच्चा चुपचाप पढ़ेगा और चीज़ों को समझ लेगा। जो लर्नर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको चुपचाप मन ही मन में समझ ले। इन रीडिंग ही शुड हैव ए रीजनेबल गुड स्पीड ऑफ रीडिंग, मतलब उसकी जो स्पीड है वो भी एक सही रीजनेबल स्पीड होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा स्लो और ना ज़्यादा फास्ट। इसके बाद है एक्सप्रेशन। द लर्नर ऑफ लैंग्वेज शुड बी इनेबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ बाय यूजिंग लैंग्वेज, मतलब लर्नर हमें ऐसा बनाना है कि वो अपने जो विचार हैं, आइडियाज़, थॉट एक्सप्रेस है उनको जो है मतलब एक्सप्रेशन है जैसे उनको बता सके, एक्सप्रेस कर सके, उनको कन्वे कर सके। इन एक्सप्रेशन वी कैन इंक्लूड, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, स्पीकिंग और लाउड रीडिंग और राइटिंग। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, मतलब बोलकर भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़, थॉट इनको, और लिख कर सकते हैं। लाउड रीडिंग जोर जोर से पढ़कर भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्पीकिंग की बात करते हैं। स्पीकिंग, एवरी लैंग्वेज शुड बी लर्नड एज लिविंग लैंग्वेज। बाय लिविंग लैंग्वेज वी मीन द पर्सन शुड बी एबल टू स्पीक वेल बाय यूजिंग दैट लैंग्वेज। अब लिविंग का मतलब है कि भाई लर्नर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो लैंग्वेज को बोलकर जो है बता सके अपने आइडियाज़, थॉट, कुछ भी जो है उसके एक्सप्रेशन के जरिए। बट सैड थिंग इज दैट स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज इज नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंस एंड वेटेज इन एग्जामिनेशन। अब बैड थिंग ये है, मान लो किसी को बोलनी आती है इंग्लिश, तो हम लोग उसको एग्जामिनेशन में थोड़ी ना उसको वेटेज देंगे।
सो द टीचर एंड स्टूडेंट डू नॉट बॉदर अबाउट इट। तो इसके बारे में जो है वो स्टूडेंट टीचर परेशान नहीं होते हैं। स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट डिपेंड अपॉन हिज लिसनिंग एबिलिटी। अब स्पीकिंग की जो एबिलिटी है वो लिसनिंग पर डिपेंड करेगी, जो जिसने जितना सुना होगा वो उतना ही बोल सकता है। द लर्नर हु गेट ए लॉट ऑफ लिसनिंग प्रैक्टिस बिकम गुड इन स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अब जो सुने जिसने चीज़ें सही से सुनी होंगी वो अच्छे से बोल सकता है। सो द टीचर शुड बी गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू स्पोकन इंग्लिश। द लर्नर शुड हैव फ्लुएंसी इन स्पीकिंग। अब उसकी फ्लुएंसी भी होगी, जिसने अच्छे से सुना होगा इस उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो भी रीजनेबल होगी, अच्छी होगी। अब इसके बाद आता है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग इज वन मोड ऑफ एक्सप्रेशन का ही एक मोड है। एवरी लर्नर ऑफ द लैंग्वेज शुड बी टॉट हाउ टू रीड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट लैंग्वेज इन लाउड मैनर। अब सभी को सिखाया जाता है बोल के पढ़ना भी। आप कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो वहाँ पर बोल के पढ़ना भी सिखाया जाता है। इन दिस मैनर फ्लुएंसी जो होगी लैंग्वेज की वो विटनेस्ड बाय अदर, और लोग जो देखेंगे कि भाई फ्लुएंसी इसकी कैसी है। प्रोनाउंसिएशन भी जज की जाएगी अदर लोगों के द्वारा। जब बच्चा शुरू में बोलेगा तो टीचर जज करेगा, हाँ भाई कहीं पे बच्चा गलत तो नहीं बोल रहा है। प्रैक्टिस ऑफ करेक्ट रीडिंग ग्रेजुअली मेक द टास्क ऑफ रीडिंग ईजियर फॉर द लर्नर। अब कोई लर्नर है, उसकी जितनी प्रैक्टिस होती रहेगी धीरे धीरे क्या होगा, उसके लिए जो है टास्क ईजी होते चले जाएंगे। लाउड रीडिंग हेल्प करती है स्टूडेंट की टू रियलाइज एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड एंड साउंड। अब जब लाउड रीडिंग करेगा, यदि बच्चा कहीं पर मिस्टेक करेगा तो टीचर जो है उसको ठीक करा देगा। इन दिस कंटेक्स्ट डॉक्टर माइकल वेस्ट से ये क्या कहते हैं, फॉर इंडियन चिल्ड्रन द एबिलिटी टू रीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एबिलिटी टू राइट। ये कहते हैं कि यदि हम इंडियन चिल्ड्रन भारतीय बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू राइट। मतलब लिखने से ज़्यादा पढ़नी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बिकॉज दे हैव लेस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड द लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर लिखने के ऊपर जो ज़्यादा फोर्स किया जाता है, स्पीकिंग की कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसके बाद है राइटिंग। राइटिंग इज अनदर एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश का एम ही होता है कि भाई बच्चा जो है लिखना सीख जाए इंग्लिश को। थ्रू राइटिंग ए पर्सन इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अब लिखकर भी कोई अपने विचार जो है वो व्यक्त कर सकता है। नो डाउट राइटिंग एबिलिटी इज गिवन सफिशिएंट इम्पोर्टेंस इन स्कूल दीज डेज। बिल्कुल राइटिंग से ही हम लोग, अब देखिए स्कूल में बच्चे मान लो पास होते हैं फेल होते हैं तो राइटिंग बेस पे तो होते हैं, हम रिटन एग्जाम ही तो लेते हैं उनका। इन फैक्ट इज द फैक्ट क्या है कि जो स्टूडेंट है वो हार्डली एक्सप्रेस देमसेल्फ। मुश्किल से ही हम बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। दे ओनली क्रैम समथिंग एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन इंग्लिश। अब बच्चे रट लेते हैं चीज़ों को फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। टीचर शुड गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू ओरिजिनल राइटिंग ऑफ स्टूडेंट। तो टीचर को जो है इम्पोर्टेंस देना चाहिए बच्चों की जो ओरिजिनल राइटिंग है, मतलब जो खुद से बच्चे लिख रहे हैं उसके ऊपर भी। और बच्चे जो है वो एनकरेज होने चाहिए, मतलब टीचर के द्वारा बच्चों को जो है वो मोटिवेट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। विदाउट द राइटिंग एस्पेक्ट लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज रिमेन इनकम्प्लीट। अभी यदि राइटिंग एस्पेक्ट जो है एस्पेक्ट वो कमज़ोर रहेगा या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो लर्निंग किसी भी लैंग्वेज की वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। ए गुड लर्नर इज ही हु हैज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। अब गुड लर्नर हम उसको कहेंगे जो ईजिली जो है या क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। He should be in position to write composition on simple topic of day-to-day life, including letters, application, etc. मतलब
बच्चा ऐसा होना चाहिए कि वो कोई कंपोजिशन, कोई रचना जो है वो अपने सिंपल टॉपिक है उनके ऊपर लिख सके, जैसे लेटर है, एस्से है, इन सब के ऊपर बच्चा काम कर सके। इट इज़ एन इक्वली इम्पोर्टेंट एम एंड इट शुड नॉट टेकन अप लाइटली बाय लर्नर। मतलब बहुत ही ज़रूरी है, जो सीखने वाला है उसके द्वारा जो है ये हल्के में नहीं लेना है कि ये कुछ नहीं है। सो रियल टीचिंग ऑफ इंग्लिश डिपेंड अपॉन एक्विजिशन ऑफ ऑल द 4 स्किल। मैंने आपको 4 स्किल बताई थी, LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ईच स्किल इज इम्पोर्टेंट इन इट्स ओन वे। सभी का जो है वो अपना अपना महत्व है। LSRW से इसको याद करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। द टीचर शुड गिव ट्रेनिंग फॉर ऑल द स्किल। अब टीचर को सभी की स्किल जो है, सभी स्किलों को की ट्रेनिंग देनी है, बच्चों को सभी में परफेक्ट बनाना है। ही शुड टीच लैंग्वेज इन सच ए वे दैट द लर्नर शुड बी एबल टू अचीव द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब टीचर को जो है इस तरह से डील करनी है कि बच्चा जो एम्स है उनको अचीव कर सके। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी लेवल के ऊपर एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी को डेवलप करना। बच्चे की जो सुनने की आदत है या बोलने की जो है उसको डेवलप करना। बच्चों को ऐसा बनाना कि बच्चे रिकॉग्नाइज कर सके, मतलब अल्फ़ाबेट सीख सके, बच्चे अल्फ़ाबेट को पहचान सके कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है। ले द इम्फेसाइज ऑन लाउड रीडिंग एंड राइटिंग। इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। लाउड रीडिंग के ऊपर, राइटिंग के ऊपर जो है छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, उनके ऊपर एम्फेसाइज करना कि बच्चे जो है लिखना सीख जाएं और बोल के पढ़ना सीख जाएं। वोकेबलरी जो है इंग्लिश की उसको सीखे बच्चे। हाउ टू यूज़ कमांड एंड एक्शन वर्ड, मतलब छोटे मोटी जो कमांड है, इधर आओ, पानी पीने जाओ या आओ जाओ, मतलब जो बेसिक कमांड होती हैं उनको, या एक्शन है उनको बच्चे सीख सके। अब हम देखते हैं सेकेंडरी लेवल के ऊपर क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं। सेकेंडरी लेवल पर होते हैं इंटेलेक्चुअली और इमेजिनेटिव रीडिंग स्किल, मतलब बच्चा समझ के पढ़े भाई और बच्चा इमेजिन कर सके। फिर अगला है एक्वायर कमांड ओवर स्पोकन और कन्वर्सेशनल इंग्लिश रादर देन टेक्स्ट बुक इंग्लिश, मतलब बच्चा जो है वो सीख सके, एक्वायर कर सके। एक्वायर का मतलब होता है अनुकरण के द्वारा सीखना होता है। मतलब बच्चा जो है स्पोकन है या बातचीत है, इनके ऊपर भी बच्चे की कमांड हो सके। ये नहीं कि भाई हम बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही दे रहे हैं या किताबों से ही बच्चा सीख रहा है। प्रोनाउंसिएशन जो है वो बच्चे की सही हो जाए, और कुछ जो ग्रामर के एरियाज हैं बच्चे उनको भी समझ सके, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, टेंसेस है, मॉडल है, वॉइस है, इन सब को बच्चा बेसिक चीज़ों को जान सके जो सिग्निफिकेंट एरिया है ग्रामर के। अब डेवलप कम्युनिकेशन स्किल इन द लर्नर सो दैट ही कैन एक्सप्रेस हिज थॉट एंड फीलिंग, मतलब बच्चे को ऐसा बना देना कि बच्चा जो अपने उसके विचार हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उनको भी बच्चा किसी को एक्सप्रेस कर सके। अब इसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर क्या एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। एक्टिव और पैसिव वोकेबलरी जो है बच्चे की डेवलप करना। एक्टिव वोकेबलरी के अंदर वे वर्ड आते हैं जिनको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और पैसिव में वे आते हैं जिनको हम कभी कभार यूज़ करते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड बुक्स, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, मतलब बच्चे को ऐसा बना देना कि बच्चा खुद से भी बुक पढ़ सके, न्यूज़पेपर पढ़ सके। टू एक्वायर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर आल्सो बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू, मतलब बच्चा को ऐसे बना देना कि बच्चे के सामने यदि कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो बच्चा उसको समझ सके और उसका जवाब भी दे सके। फिर है टू एक्वायर द एबिलिटी टू कंपोज फ्री इंडिपेंडेंटली स्पीच एंड राइटिंग, मतलब बच्चा
स्पीच भी दे सके फ्रीली और बच्चा लिख भी दे, ऐसा बच्चे को बनाना है। फिर लास्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू यूज़ रेफरेंस मटेरियल, मतलब बच्चे को ऐसा बनाना है कि बच्चा रेफरेंस मटेरियल को भी यूज़ कर सके। तो इस वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश को टीच करने के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।